Hello everyone, welcome to my history class. So dear students, we are reading chapter 1st of class 11th, Writing and City Life. So today we will start from the topic Executing Mesopotamian Towns. So basically we will read about the process of execution, how the execution held. It was not an easy task, it was a skilled task. ऐसे नहीं है कि एग्जीक्यूशन में सिंपल खुदाई की जाती है, नो, बहुत ही केयरफुली, बहुत बिल्कुल एक एक लेयर की एग्जीक्यूशन होती है, उसको हटा के बहुत अच्छे से एविडेंस को ढूंढा जाता है. सो लेट अस सी. Today, Mesopotamian executors have much higher standard of accuracy and care in recording than in the old days. डेफिनेटली पुराने टाइम पे जो एग्जीक्यूशन होती थी उस टाइम पे बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे बिल्कुल एक्यूरेसी मिल जाती है. लाइक नाउ डेज हम सॉइल की मशीनें जो होती हैं, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि सॉइल को ही ये देख के बता सकती है कि कितनी पुरानी सोयल है. कोई भी आइटम है उसकी एज वो वहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हैं. बट पुराने टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आज के टाइम पे एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है. सो दैट फ्यू डिग ह्यूज एरियाज द वे उर वॉज एग्जीक्यूटेड. तो कुछ बड़े बड़े एरियाज हैं उनको डिग जैसे किया गया था, जैसे उर को एग्जीक्यूट किया था. मोर ओवर फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फंड्स टू एम्प्लॉय लार्ज टीम्स ऑफ एग्जीक्यूटर. सो डेफिनेटली इतने बड़े एरिया को, इतने ह्यूज एरिया को डिग करने के लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पास इतना फंड होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे लोगों को वो अपॉइंट कर सकें एग्जीक्यूशन के लिए. Thus the mode of obtaining data has changed. So अब क्या है, जो डाटा ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है. टेक द स्मॉल टाउन एट अबू सलाबिक. अबू सलाबिक एक छोटा सा टाउन है, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. अबाउट 10 हेक्टेयर्स इन एरिया in 2500 BCE with a population less than 10,000. सो ये अबू सलाबिक जो एक जगह है वहाँ के बारे में उन्होंने बताया. इस टाउन की सारी डिटेल्स की यहाँ पे दी गई हैं. द आउटलाइंस ऑफ वॉल्स वर एट फर्स्ट ट्रेस्ड बाय स्क्रैपिंग सरफेसेस. जो वॉल्स की जो आउटलाइन थी उनको कैसे ट्रेस किया गया? स्क्रैपिंग से. स्क्रैपिंग क्या होती है? बिल्कुल लेयर टू लेयर जो खुरचना होता है ना, ऐसे खुरच के. This involves scraping off the top few millimeter of the mound with the sharp and wide end of a shovel or other tools. So एक जो फावड़ा होता है ना, फावड़े जैसा जो होता है उस पर जो ब्लेड लगा हुआ होता है उससे, या फिर किसी ऐसे शार्प टूल से कुछ ही मिलीमीटर तक का जो वो मिट्टी का जो ढेर होता है उसको हटाना, उसकी लेयर्स को हटाना, और उसके बाद इसकी स्टडी की जाती है. वाइल द सोयल अंडरनीथ वो स्टिल स्लाइटली मॉइस्ट. जितना अंदर जाएंगे उतनी ही सोयल जो है वो मॉइस्ट होती है. और पिट्स और अदर फीचर्स, तो कई सारे कुछ गड्ढे मिलेंगे, कहीं पे कुछ और फीचर्स मिलेंगे. अ फ्यू हाउसेज दैट वर डिस्कवर्ड वर एग्जीक्यूटेड. सो जो हाउसेज वहाँ पे डिस्कवर हुए, पता चला कि यहाँ पे घर थे, तो उनकी एग्जीक्यूशन की गई. The archaeologists also sieved through tons of earth to recover plant and animal remains. So archaeologists जो थे उनको tons of earth means soil का जो tons of soil का जो soil particles थे उनको छानना पड़ता था छलनियों से. अगर जब उसको मिट्टी को छानते तो जो भी एनिमल्स के या कुछ भी हों, ह्यूमन बींग्स के जो भी उनको बोन्स वगैरह मिलेंगी, तो वो कैसे कलेक्ट कर सकते थे उन रिमेन्स को छान के, जिससे मिट्टी नीचे निकल जाए और एविडेंस जो है वो छलनी में ऊपर रह जाए. Okay, plant animal remains, and in the process identified many species of plants and animals and found large quantities of charred fish bones that had been swept out on the streets.
सो जब ये ऐसे छाना उन्होंने तो बहुत सारे इस प्रोसेस से कई सारे प्लांट्स की स्पीसीज के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड सबसे ज़्यादा पकी हुई बर्न की हुई फिश की बोन्स के उनको एविडेंस मिले हैं जो गलियों में ऐसे ही फेंकी हुई थी. प्लांट सीड्स एंड फाइबर remained after dung cakes had been burnt as fuel and thus kitchens were identified. सो जो प्लांट के सीड्स थे या फिर फाइबर रिमेन्स जो होते थे, डंग केक्स गोबर वगैरह जो होता है, गोबर के जो उपले बनते हैं ना, उन सब को किस में यूज़ किया जाता था? एज अ फ्यूल इन द किचन में फ्यूल के लिए. तो ये फ्यूल के लिए जब चीज़ें मिली हैं तो किचन आइडेंटिफाई हुआ. लिविंग रूम्स वर दोज विद फ्यूअर ट्रेसेस. और लिविंग रूम के कम ही ट्रेसेस मिले हैं बिकॉज दे फाउंड द टीथ ऑफ वेरी यंग पिग्स on the streets. Archaeologists concluded that pigs must have roamed freely as here in any other Mesopotamian town. तो पिग्स के जो हैं छोटे छोटे जो होते हैं ना, बहुत छोटे बेबी पिग्स जो होते हैं, उनके टीथ मिले हैं स्ट्रीट्स में. सो एग्जैक्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला है कि पिग्स यहाँ पे फ्रीली घूमते होंगे, जो मेसोपोटामियन के किसी अदर टाउन में ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी. इनफैक्ट वन हाउस बरियल कंटेन्ड सम पिग बोन्स. एक हाउस की बरियल में, कब्र में उनको क्या मिला है? पिग बोन्स. द डेड पर्सन मस्ट हैव बीन गिवन सम पोक फॉर हिज नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ. सो डेफिनेटली ये उनके बिलीव्स थे. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो लोगों के बिलीव्स होते थे मरने के बाद आफ्टर लाइफ उनको कुछ बेसिक नीड्स का जो सामान होता था, बेसिक जो उनकी चीज़ें होती थी, वो उनके साथ ही बरी कर दी जाती थी. तो ऐसे ही ये उनके अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ वो पिग को उनके साथ ही बरी कर देते थे. किस लिए? कि वो बाद में इसकी नरिशमेंट के लिए वो उनका जो मांस है उसे वो खा के उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी बरियल के साथ उसको बरी किया जाता था, वो उसको खा के उसको नरिशमेंट मिलेगी. द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो मेड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ रूम फ्लोर्स टू डिसाइड विच रूम्स इन अ हाउस वर रूफ्ड. सो उन्होंने जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो ये क्लियर हुआ कि कौन से घर थे जिन पे छतें थी, और छतें के कौन कौन सी थी? पॉपुलर लॉग्स, पाम लीव्स, स्ट्रो. तो पॉपुलर एक पेड़ होता है, उसके जो लकड़ियाँ होती हैं, लॉग्स होते हैं, उसके पाम लीव्स और स्ट्रो वगैरह के साथ मिलके जो हाउस की छत बनाई जाती थी. एंड विच वर ओपन टू स्काई. और कौन से घर थे जिनके जो आसमान की साइड खुले होते थे, ऊपर से ओपन होते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर. मेसोपोटामियन कल्चर में सिटीज़ किस तरह की थी, क्या वैल्यूज़ थी? Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures lived side by side. तो मेसोपोटामियंस कौन सी सिटी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देते थे? जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे और अलग अलग कल्चर के लोग साइड बाय साइड एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे. आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉर्ड दैम इन द पोएट्री. और जो भी सिटीज़ जो डिस्ट्रॉय हो जाती थी वॉर में, तो वो अपनी उन सिटीज़ को अपनी पोइट्री में याद करते थे. द मोस्ट poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities comes at end of the Gilgamesh epic. तो एक दुख भरी कहानी, एक दुख भरी यादें जो उनकी हैं, जो मेसोपोटामियंस की उनके घमंड की, उनके गर्व की बात जो थी, उनके प्राइड की अपनी सिटीज़ को लेके, उनको इस चीज़ का बड़ा प्राउड फील होता था कि हमारी सिटीज़, हमने जो ये सिटीज़ बिल्ड की हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे है, तो वो उसके लिए घमंड होता था उनको. तो ऐसी ही एक कहानी, इसका जो एग्जाम्पल है गिलगमेश की, एक एपिक में है. गिलगमेश जो थे वो एनमरकर के बाद उरु के क्या बने थे? किंग बने थे. विच वॉज रिटन ऑन 12 टैबलेट्स. तो गिलगमेश की जो एपिक थी वो कितनी टैबलेट्स पे राइट की गई थी? 12 टैबलेट्स पे. गिलगमेश इज सैड टू हैव
ruled the city of Uruk some time after एनमार्कर। तो ये माना जाता है कि गिलगमेश जो थे वहाँ के रूलर थे उरुक के, एनमार्कर के कुछ टाइम के बाद। अ ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड, जो दूर दूर लोगों को एक तरह से क्या करते थे, हराते थे, दूर दूर के लोगों को हराते थे, वॉर में दूर भगा देते थे। तो एक हीरो फिगर वो थे जो दूर दूर तक जिनकी पहचान थी। ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड। अब उसे शॉक कब लगता है, कब उसे धक्का लगता है, जब उसके एक हीरोइक, एक हीरो जैसे एक दोस्त जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी क्रॉसिंग द वाटर्स दैट सराउंड द वर्ल्ड। अब वो निकल पड़े हैं क्या जानने के लिए, द सीक्रेट ऑफ मोर्टैलिटी, डेथ का सीक्रेट। लोगों को लोग मरते क्यों हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी क्यों है ये ज़रूरी कि वो मर जाते हैं, सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये इनके माइंड में आता है और वो इस सच को जानने के लिए समुद्र पार, जो वर्ल्ड के चारों तरफ जो वाटर्स, जो पानी, जो समुद्र था, उन सबको क्रॉस करते हुए ये सच ढूंढने की कोशिश करते हैं, डेथ का सच। देयर ही कंसोल्ड आफ्टर अ हीरोइक अटेम्प्ट गिलगमेश फेल्ड। अब खूब एक हीरोइक, एक प्रॉपर अटेम्प्ट करने के बाद, हीरो की तरह अटेम्प्ट करने के बाद वो फेल हो जाते हैं। रिटर्न टू उरुक, अपने क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं मिलता है और वो थक हार के वापस उरुक आ जाते हैं, अपनी सिटी में आ जाते हैं। देयर ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल। अब यहाँ वो अपने आप को सांत्वना देते हैं, अपने आप को कंसोल करते हैं जब अपने ही सिटी की वॉल के पास वो घूम रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घूम रहे होते हैं। ही एडमायर्ड द फाउंडेशंस मेड ऑफ फायर्ड ब्रिक्स दैट ही हैड पुट इनटू प्लेस। अब उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने ध्यान दिया कि उन्होंने जो नींव डाली है पक्की हुई फायर्ड ब्रिक्स के, जो उन्होंने जिस नींव को रखा है, इट इज़ ऑन द सिटी वॉल ऑफ उरुक दैट द लॉन्ग टेल ऑफ हीरोइज्म एंड एंडेवर फिजल्स आउट। तो वो यही कहते हैं कि ये जो कहानी है, ये लोग, ये जो मैंने ये जो नींव रखी है इस की सिटी वॉल की, ये जो नींव है ये हमारी एक कहानी को, हीरोइज्म की कहानी, जो हमारी बहादुरी की जो कहानियाँ हैं वो ये बताएगी, हमारे एंडेवर की, हमारी ताकत के बारे में। ये सब, ये हमारी जितनी जो बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं कितनी अच्छी, जिसने जितनी अच्छी बनाई होंगी डेफिनेटली यही कहा जाता है ना उनके लिए कि वो महान हैं, वो बहुत ज़्यादा उनमें क्वालिटीज़ हैं। तो सिमिलरली वो ये कहते हैं कि मेरी सिटी की जो नींव जो रखी है, इनकी वॉल्स जो हैं, इनको देख के लोग हमें याद करेंगे, हमारे क्या कह सकते हैं उसको, हमारी जो ऊंचाई है, जो हमें एक हाई स्टेटस मिला है, हमारे स्टेटस को। गिलगमेश डज नॉट से दैट इवन दो ही विल डाई हिज सन्स विल आउटलिव हिम। तो उन्होंने कभी नहीं कहा, जैसे एक कॉमन पर्सन जो है वो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, अगर मैंने ये महल ये सब बनाए हैं तो मेरे बाद मेरे बेटे इस पे राज करेंगे, नहीं, बट उनको एज द ट्राइबल हीरो वुड हैव डन, जो कॉमनली जो लोग कहते हैं, ही टेक्स कंसोलेशन इन द सिटी दैट हिज पीपल हैड बिल्ट। तो उसको ये सांत्वना अपनी ही सिटी में मिलती है जहाँ पे उसके लोग रहते हैं, अपने ही लोगों द्वारा बनाई गई सिटी जो उसके लोगों ने उसके लिए बनाई थी। सो नेक्स्ट वन इज द लेगेसी ऑफ राइटिंग। राइटिंग की लेगेसी जो वर्ल्ड को किसने दी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने। वाइल मूविंग नरेटिव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली। नरेटिव्स जो होते हैं वो ओरली ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। साइंस रिक्वायर्स रिटन टेक्स्ट दैट जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स कैन रीड एंड बिल्ड
अपॉन। देखो जो थ्योरी होती है, थ्योरी उसको ओरली ट्रांसमिट किया जा सकता है, बट साइंस के लिए रिटन रिकॉर्ड की नीड है, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो एज इट इज़ उसे समझ सके, पढ़ सके। Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of time reckoning and mathematics. अब अगर हम बात करें तो मेसोपोटामियंस ने जो सबसे बड़ी जो लेगेसी वर्ल्ड को दी है वो क्या है? टाइम रिकनिंग, टाइम की जो कैलकुलेशन है, एंड मैथमेटिक्स। Dating around 1800 BCE are tablets with multiplication and division tablets. So 1800 BCE के टाइम की जो टाइमलाइन की जो अगर हम देखें टैबलेट्स, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की टैबलेट्स हैं, स्क्वायर की स्क्वायर रूट टेबल्स हैं, वहाँ पे टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ 2 वॉज गिवन एज। तो 1800 की जो टेबलेट है उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की टेबल्स हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की टेबल्स हैं, टेबल्स कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल्स मिली हैं। तो उनका जो स्क्वायर रूट था 2 का वो क्या है, यहाँ पे जो इन्होंने निकाल रखा है। इनका आंसर अगर आप देखें, इफ़ यू वर्क दिस आउट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे जो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, यू विल फाइंड द आंसर इज़ 1.41421296। तो ये जो आंसर है वो मिलेगा वहाँ पे, ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर देखें तो उससे बिल्कुल बहुत कम है। देख लीजिए 1.41421356, यहाँ पे 1296 है, वो भी देख लीजिए डेसिमल के बाद 5th 6th डिजिट पे आके चेंज होता है। सो बहुत ही नियर था ये, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। स्टूडेंट्स हैड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सच एज द फॉलोइंग। अ फील्ड ऑफ, किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करनी पड़ती थी? अ फील्ड ऑफ एरिया सच एंड सच इज कवर्ड 1 फिंगर डीप इन वाटर। अब कोई एरिया गिवन है, इतना चौड़ाई और उसकी लंबाई जो है वो गिवन है, तो उसमें कितना पानी है, वो पानी से कवर्ड है, जिसमें हमारी एक उंगल चली जाती है डीप इन वाटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस तरह के सम जो होते थे वो उनको सॉल्व करने पड़ते थे। द डिवीजन ऑफ द लेयर इंटू 12 मंथ्स, सॉरी द डिवीजन ऑफ द ईयर इंटू 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द revolution of मून एंड अर्थ। सो जो रिवॉल्वेशन होती है मून और अर्थ की, उससे ईयर का डिवीजन जो 12 मंथ में है, द डिवीजन ऑफ मंथ इंटू 4 वीक्स, द डे इंटू 24 आवर्स एंड द आवर इंटू 60 मिनट्स, ऑल दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आर डेली लाइफ, जिसको आज हम बहुत सिंपल समझते हैं। हम कभी ये कोशिश ही नहीं करते कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली, किसने ये आइडिया दिया कि एक डे जो होता है उसमें 24 आवर्स होते हैं, एंड 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड, एंड ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 मंथ 4 वीक्स का होता है, सो एंड सो। ये सारी जो भी नॉलेज है ये हमें कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया से। has come to us from the Mesopotamians. These time divisions were adopted by the successor of Alexander and from there transmitted to the Roman वर्ल्ड। तो यहाँ से ये जो डिविजन्स हैं वो किसने अडोप्ट की? अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने, एंड फिर वो रोमन वर्ल्ड में उनको ट्रांसमिट कर दिया गया। देन टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड देन मेडिवियल यूरोप। सो उसके बाद इस्लाम में और मेडिवल यूरोप जो हम चैप्टर 5 में जिसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर हाउ दिस हैपेंड, कैसे हुआ ये सब, ये राइटिंग जो है, ये सारी कैलकुलेशंस और इन सब का क्या इम्पैक्ट हुआ, वो हम चैप्टर 5 में डिटेल में रीड करेंगे। वेनेवर सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस वर ऑब्जर्व्ड, जैसे ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होंगे, ऑब्जर्व किए गए थे, देयर अकरेंस वॉज नोटेड अकॉर्डिंग टू ईयर। तो कैसे उनको? ईयर, मंथ एंड डे के अकॉर्डिंग उनको नोट किया गया। सो टू देयर वर रिकॉर्ड्स अबाउट द ऑब्जर्व्ड पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड कंस्टेलेशंस इन द नाइट स्काई। तो इस तरह के उन्होंने रिकॉर्ड जो भी ऑब्जर्व उन्होंने किया
स्टार्स की क्या पोजीशन है, तारामंडल किस तरह है, तो ये सब जो स्काई में, नाइट स्काई में जो तारामंडल दिखता है, तो उन सब के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। None of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing and the urban institution of schools. So ये जो सारे के सारे उन्होंने फॉर्मूलाज, जो थ्योरीज जो भी दिया है, वो विदाउट राइटिंग नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। वेयर स्टूडेंट्स रीड एंड कॉपीड अर्लियर रिटन टैबलेट्स ऑफ, जो अर्बन इंस्टीट्यूशन थे स्कूल्स के, वहाँ पे जहाँ स्टूडेंट्स रीड करते थे, कॉपी करते थे जो पुरानी टैबलेट्स थी, एंड वेयर सम बॉयज़ वर ट्रेंड टू बिकम नॉट रिकॉर्ड कीपर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बट इंटेलेक्चुअल। सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिकॉर्ड कीपर नहीं बनाया जाता था उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको किसके लिए ट्रेन किया जाता था? इंटेलेक्चुअल्स who could build on the work of their predecessors। तो उनके जो पूर्वज थे उनके लिए जो वर्क है वो कुछ करें, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो सिर्फ और सिर्फ उनको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए नहीं ट्रेन किया जाता था, उनको अपने पास्ट के बारे में नॉलेज रिकॉर्ड करने के लिए भी ट्रेन किया जाता था। वी वुड बी मिस्टेकन इफ़ वी थिंक दैट preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomenon। So अगर ये हमारी गलती होगी, गलत सोच होगी अगर हम ये आइडिया लगाएंगे कि मेसोपोटामिया का जो मॉडर्न फिनोमेना है उसके बिना अर्बन वर्ल्ड पॉसिबल नहीं था। तो ये हम गलत करेंगे कि अर्बन वर्ल्ड इसके बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। अगर हम ये कहें ना कि पॉसिबल था, तो ये हमारी गलती होगी। लेट अस लुक फाइनली एट 2 अर्ली अटेम्प्ट्स टू लोकेट एंड प्रिजर्व द टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट। तो हमारा ये जो अर्बन वर्ल्ड जो बना है ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुआ है जब इन सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। सो अब प्रिजर्वेशन की किस तरह से पास्ट को प्रिजर्व किया गया, in these two stories we will read about it। so first one is an early library। किस तरह से एक लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया गया, कैसे वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया, किसने ये लाइब्रेरी बनवाई, all we will read in this topic। in the iron age the Assyrians of the north created an empire। आयरन एज के टाइम पे असीरियन जो थे नॉर्थ के, उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट किया एट इट्स हाइट बिटवीन 720 एंड 610 BCE। अब ये बिल्कुल अपनी हाइट पे था, बिल्कुल शिखर पे, ऊंचाई पे था। कब? 720 एंड 610 BCE के टाइमलाइन जो थी। दैट स्ट्रेच्ड एज फार वेस्ट एज इजिप्ट। अब ये जो असीरियन जो एम्पायर था ये कहाँ तक स्ट्रेच हो रखा था? इजिप्ट तक पहुंचा हुआ था। इजिप्ट जो अफ्रीका में एक कॉन्टिनेंट है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। द स्टेट इकोनॉमी वॉज नाउ अ प्रीडेटरी वन, एक्सट्रैक्टिंग लेबर एंड ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब ये उनकी जो स्टेट की जो इकोनॉमी थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? लूट पाट पे, लूट के लोगों को दबा के रखना, उनको प्रेशराइज करना, उनके काम को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके काम लेना और उनसे अपना प्रॉफिट कमाना, ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और बदले में क्या क्या लेते थे? फूड, एनिमल, मेटल्स एंड क्राफ्ट आइटम फ्रॉम अ वास्ट सब्जेक्ट पॉपुलेशन। बहुत सारे लोगों से वो लूट मार के या फिर लोगों को दबा के उनसे ये सारी चीज़ें छीन लेते थे। द ग्रेट असीरियन किंग्स हु हैड बीन इमिग्रेंट्स एक्नॉलेज्ड द सदर्न रीजन बेबीलोनिया। तो जो असीरिया के जो ग्रेट किंग थे, जो महान राजा थे, तो उनको माना जाता था कि वो क्या थे? इमिग्रेंट थे। कहाँ से? साउथ रीजन बेबीलोनिया से आए थे, एज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर एंड द लास्ट ऑफ देम, जो हाई कल्चर का एक सेंटर था। और उनमें से लास्ट कौन थे? असुरबेनीपाल कलेक्टेड अ लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल निन्वे इन द नॉर्थ। तो उन्होंने एक लाइब्रेरी वहाँ पे बनाई जिसमें सारी नॉलेज जो है वो कलेक्ट की गई और उन सबको वहाँ पे रखा गया। कहाँ पे बनाई ये लाइब्रेरी? निन्वे, जो नॉर्थ में थी। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू गैदर टैबलेट्स ऑन
हिस्ट्री, एपिक्स, ओमेन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हाइम्स एंड पोएम्स। तो इन सब की टेबलेट्स जो थी उनको गैदर करने के लिए उसने बहुत एफर्ट किए। किसने? असुरबैनीपाल ने। ही सेंट हिज स्क्राइब्स साउथ टू फाइंड ओल्ड टेबलेट्स। तो उसने अपने स्क्राइब्स को, जो राइटर होते थे, जो ये कहते हैं ना दोबारा से उसको कॉपी कर लेते हैं, तो उन स्क्राइब्स को उसने कहाँ पे भेजा? कई जगह पे इसको स्क्राइब्स साउथ टू फाइंड, कहाँ भेजा? साउथ में, ओल्ड टेबलेट्स को ढूंढने के लिए। बिकॉज स्क्राइब्स इन द साउथ वर ट्रेन्ड टू रीड एंड राइट इन स्कूल्स वेयर दे ऑल हैड टू कॉपी टेबलेट्स बाय द डजन्स। तो अब ये जो स्क्राइब्स थे इनको ट्रेंड किया गया था रीड एंड राइटिंग के लिए, तो फटाफट वो रीड कर सकते थे एंड राइट कर सकते थे। तो उन्होंने मीन्स बहुत जल्दी वो डजन्स ऑफ कॉपीज़ उन्होंने टेबलेट्स की बना दी थी, राइट कर दी थी। देयर वर टाउन्स इन बेबीलोनिया वेयर ह्यूज कलेक्शंस ऑफ टेबलेट्स वर क्रिएटेड एंड एक्वायर्ड फेम। तो एक टाउन जो बेबीलोनिया का था, वहाँ पे बहुत सारी टेबलेट्स क्रिएट की गई एंड उसके लिए उनको क्या मिली? फेम मिला। एंड ऑल दो सुमेरियन सीज्ड टू स्पीक स्पोकन आफ्टर अबाउट 1800 BCE। तो सुमेरियन लैंग्वेज जो है वो अब बोलनी बंद कर दी थी। इट कंटिन्यू टू बी टॉट इन स्कूल्स, बट स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी थ्रू वोकेबलरी टेक्स्ट, साइन लिस्ट, बाइलिंगुअल। तो या तो वोकेबलरी टेक्स्ट से साइंस वगैरह, साइन जो होते हैं ना जो किसी भी चीज़ को शो करते हैं, तो उन साइंस को, बाइलिंगुअल सुमेरियन और अकेडियन टैबलेट्स को वहाँ पे क्या किया गया? पढ़ाया गया एटसेट्रा। सो इवन इन 650 BCE क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स written as far back as 2000 BCE were intelligible। तो जो 650 BCE वाली जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट थी, जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उनको पढ़ा और लिखा गया, उनको जाना गया, उनको समझा गया। एंड असुरबेनीपाल्स मैन न्यू वेयर टू लुक फॉर अर्ली टैबलेट्स और देयर कॉपीज़। तो इन सब की और ज़्यादा नॉलेज के लिए असुरबेनीपाल के जो लोग थे उनको पता था कि इन टैबलेट्स की, अर्ली टैबलेट्स जो हैं, उनकी कॉपीज़ को कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। कॉपीज वर मेड ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सच एज द एपिक ऑफ गिलगमेश। तो जैसे गिलगमेश की कहानी अब हमने पढ़ी, तो जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट थे उनको, उनकी कॉपीज बनाई गई। द कॉपियर स्टेटिंग हिज नेम एंड राइटिंग द डेट, सम टेबलेट्स एंडेड विद अ रेफरेंस टू असुरबैनीपाल। तो बहुत सारी जो थी उसमें राइटर्स ने अपने नेम और डेट वगैरह मेंशन की, और कुछ जो थी उसमें उन्होंने गिलगमिश के नाम पे, उनकी रेफरेंस में, मीन्स जो भी कहानी लिखी है वो गिलगमिश, सॉरी, असुरबैनीपाल के रेफरेंस पे उन्होंने राइट की। असुरबैनीपाल किंग ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो उन्होंने क्या, एक टैबलेट्स पे उन्होंने क्या कहानी लिखी है। असुरबैनीपाल की यहाँ पे डीड्स, उनकी अचीवमेंट या फिर उनकी प्रेज में ये है, किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ असीरिया, ऑन whom द गोड्स bestowed वास्ट इंटेलिजेंस। तो क्या ये असुरबैनीपाल के बारे में कह रहे हैं, यूनिवर्स का किंग है, सीरिया के किंग है, जिनको भगवान ने बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस उनको दी है। हु कुड एक्वायर द रिकॉन्डाइट डिटेल ऑफ स्कॉलरली इरुडिशन। सो उनको नॉलेज जो थी, वो नॉलेज डिटेल्स वगैरह वो लेना चाहते थे, उन्होंने ये नॉलेज ली, डिटेल्स ली, जो विजडम की, स्कॉलरली, जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिमान लोग थे। आई रोट डाउन ऑन टैबलेट्स द विजडम ऑफ द गॉड्स। अब टैबलेट्स पे उन्होंने क्या, किसकी विजडम, किसकी बुद्धिमत्ता लिखी? गॉड्स की। एंड आई चेकड एंड कोलेटेड द टैबलेट्स। सो टैबलेट्स को उन्होंने क्या किया? कन्फ्रंट द टैबलेट्स, कोलेटेड द, उनसे कन्फ्रंट होना, उनसे मिलना, मीन्स उन सबको देखा, उनको ढूंढा, पहले उन सबको ढूंढा। आई प्लेस्ड दैम फॉर द फ्यूचर इन द लाइब्रेरी ऑफ द टेम्पल ऑफ माई गॉड। उन सबको कहीं कहीं से ढूंढा, उसके बाद उनको फ्यूचर के लिए मैंने अपने टेम्पल की लाइब्रेरी में रखा। और किसका, कौन से गॉड का टेम्पल था वो? नाबू,
नाबू उनके गॉड का नेम था, एट निनवे फॉर माई लाइफ एंड द वेल बींग ऑफ माई सोल। तो भगवान की जो वो है निनवे की लाइब्रेरी में इन सबको लिखा, किसके लिए? अपनी लाइफ, अपनी सोल, अपनी आत्मा और अपने सिंहासन को बचाए रखने के लिए। मोर बचाए रखना तो नहीं कह सकते, बट सस्टेन मीन्स उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उनकी जो डीड्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको हमेशा लोगों के लिए ज़िंदा रखें। अब देखो रिटन रिकॉर्ड होगा तो लोग उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, एंड अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा तो भूल जाएंगे। कुछ टाइम तक वो जनरेशन टू जनरेशन कहानियाँ जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगी, बट आफ्टर सम टाइम उनको लोग भूल जाएंगे। बट रिटन रिकॉर्ड उन्होंने किस लिए बनाया? अपने सिंहासन को लोगों के सामने ज़िंदा रखने के लिए, दिखाने के लिए। मोर इम्पोर्टेंट देयर वॉज कैटलॉगिंग। अब उनमें से जो लाइब्रेरी जो बनाई थी उनको कैसे, लाइक मेनू जैसे बना दिया जाता है, मेनू भी नहीं कह सकते, सेग्रीगेशन जो होता है। कैटलॉगिंग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट उनको अलग अलग डिवीज़न बना दी गई। लाइक अ बास्केट ऑफ टैबलेट वुड हैव अ क्ले लेबल दैट रीड एन नंबर ऑफ टैबलेट्स। अब उन्होंने देखो कोई बास्केट बनाई जिसमें टैबलेट्स जो हैं वो किसके, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, किस किस के बारे में? एक्सोर्सिज्म, जादू टोना, रिटन बाय एक्स। तो उनको इस तरह से ना, जो बहुत सारी जादू टोने के लिए थी, तो उनको किसके नाम से डिनोट किया गया? एक्स नाम से। इट मीन्स एक्स का लेवल जिन पे होगा वो जादू टोने से रिलेटेड होंगी। Ashurbanipal's library had a total of some 1,000 texts amounting to about 30,000 tablets grouped according to subjects. So उनकी लाइब्रेरी में 1,000 टाइप के टेक्स्ट हैं, 1,000 तरह के। जैसे एक्स को हमने कैटेगराइज किया ना, इस तरह के 1,000 ग्रुप्स हैं टोटल। एंड एक जो 1,000 टैक्स है ना, उनमें से एक में नियर अबाउट 30,000 टैबलेट्स हैं सब्जेक्ट वाइज। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा टैबलेट्स मिली होंगी, तभी अगर आप देखें तो ये आपकी किसमें, करोड़ों में चली जाती हैं टैबलेट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। तो अब एक पुराने टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी पुरानी हिस्ट्री को जानते हैं या हिस्ट्री के बारे में उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ हिस्ट्री में जो एविडेंस मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ न्यू जो है वहाँ पे उसको प्रिजर्व करते हैं। तो पुराने टाइम में क्या, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जीक्यूशन कराई आर्कियोलॉजिस्ट ने, और उसके बाद उनको फिर कैसे प्रिजर्व किया। सो यहाँ पे एक कहानी दी है। अ मैन ऑफ द सदर्न मार्शिज वाला जो दलदल वाला एरिया था, कौन? नेबोपुलासर रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशन इन 625 BCE। सो नेबोपुलासर ने बेबीलोनिया को असीरियन डोमिनेशन से कब फ्री कराया था? 625 BCE में। हिज सक्सेसर्स इंक्रीज्ड देयर टेरिटरी एंड ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एट बेबीलोन। उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ किया और बहुत सारी बिल्डिंग वहाँ पे बेबीलोन में उन्होंने बनवाई। फ्रॉम दैट टाइम इवन आफ्टर द अक्यमेनिड्स, एक ये कम्युनिटी का नेम है ऑफ ईरान, कहाँ की? ईरान की। उन्होंने कनकर्ड कर लिया था बेबीलोन को, कब? इन 539 BCE until 331 BCE when Alexander conquered बेबीलोन। जब तक उन्होंने वहाँ पे किसने राज किया? अकेमेनिड्स जो थे, उस ईरान के जो लोग थे, उन्होंने बेबीलोनिया को कनकर कर लिया। एंड 539 BCE से लेके 331 BCE तक, जब तक अलेक्जेंडर उसे कनकर नहीं करते, उन्होंने रूल किया। बेबीलोन वॉज द प्रीमियर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे मेन, प्रीमियर, सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। मोर देन 850 हेक्टेयर्स। अब ये एरिया आप देख लीजिए कितना है, 850 हेक्टेयर्स। विद अ ट्रिपल वॉल, ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। ट्रिपल वॉल,
3 तरह की, 3 वॉल्स थी, बड़े बड़े पैलेसेस, टेम्पल्स, जिगुरत और स्टेप्ड टावर। जिगुरत क्या होता है, जैसे टेम्पल की जो मंदिर की आपने कभी चोटी देखी होगी ना, एक ट्रायंगुलर शेप में ऊपर बढ़ती हुई जाती है, तो उसे बोलते हैं जिगुरत, एक टावर जैसा जो होता है। एंड अ प्रोसेशनल वे टू द रिचुअल सेंटर। सो रिचुअल सेंटर्स, सो ये सारी बिल्डिंग्स उन्होंने उसमें बनी हुई हैं। Its trading houses had widespread dealing and its mathematicians, astronomers made some new discoveries. So उनके जो ट्रेडिंग हाउस थे वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, एंड मैथमेटिशियंस जो थे एंड एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उन्होंने नई डिस्कवरीज की। नेबोनिडस वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन। इंडिपेंडेंट बेबीलोन के लास्ट रूलर कौन थे? नेबोनिडस। He writes that the god of Ur came to him in a dream and ordered him to appoint a priestess to take charge of the cult in the ancient town in the deep south. He writes, अब नेबोनिडस जो थे वो इंडिपेंडेंट बेबीलोन के लास्ट रूलर थे। उन्होंने राइट किया, उन्होंने लिखा कि एक दिन उर के जो गॉड थे वो उनके सपने में आए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक पुजारिन को अपॉइंट करो, और वो पुजारिन जो हमारे कल्ट का चार्ज ले सके, जो डीप साउथ में जो बिल्कुल गहराई तक जो फैला हुआ है कल्ट। कल्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर आइडियाज़ को फॉलो करने वाले लोगों का ग्रुप। ही राइट्स, अब उसने क्या लिखा? बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द ऑफिस ऑफ हाई प्रिस्टेस हैड बीन फॉरगटन। अब वो कहते हैं कि पुराने टाइम में कभी पुजारिन का जो ऑफिस जो होती थी ना, पोजीशन, उसे लोग भूल गए थे। हर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नाउ वेयर इंडिकेटेड आई बिथॉट माई सेल्फ डे आफ्टर डे। तो उन्होंने क्या कहा? उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, किसके? पुजारिन के। तो उन सबको मैंने सोचा कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डे आफ्टर डे मैं इन सबको आपके सामने लेके आऊँगा, इंडिकेट कराऊँगा, आज के टाइम पे इनको बताऊँगा, जो पहले हुआ था ना, जो पुराने टाइम पे जो प्रेस्टेस थी। देन ही फाउंड द स्टेल ऑफ अ वेरी अर्ली किंग। अब उन्होंने ये भी बताया कि मैंने पुराने टाइम का, बहुत पुराने टाइम के किंग, उनके वहाँ पे क्या होती है किंग की, क्या जो कुंडी होती है ना, कुंडी, उस पे क्या देखा? होम वे टुडे डेट टू अबाउट 1150 BCE। 1150 के टाइम की बात है ये, एंड ये 555-70 वाला जो टाइम चल रहा है, 6 समथिंग वाला टाइम है, तो ये उस वाले टाइम में 5th सेंचुरी BCE का, जो 6th सेंचुरी BCE का टाइम से है, और यहाँ पे 12th सेंचुरी BCE की बात हो रही है। तो इतने पुराने उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि मुझे ऐसा कुछ मिला। अब ऐसा कुछ कब मिला होगा? डेफिनेटली उन्होंने ढूंढा होगा, एग्जीक्यूट किया होगा स्टेल कार्ड। तो उस स्टेल के ऊपर उन्होंने क्या देखा? इमेज ऑफ अ प्रिस्टेस, एक पुजारिन की इमेज देखी। ही ऑब्जर्व्ड द क्लोथिंग एंड द ज्वेलरी दैट वाज डिपिक्टेड। उसने जो जो उस पिक्चर में, जो उस स्टेल पे, उस कुंडी पे जो इमेज बनी हुई है प्रिस्टेस की, पुजारिन की, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी को बहुत ध्यान से देखा। दिस इज हाउ ही वॉज एबल to dress his daughter for her consecration as priestess। अब क्यों इतना ध्यान से उसको देखा? बिकॉज द सेम वे, सिमिलर टाइप के कपड़े और ज्वेलरी वो किसको पहनाएंगे? अपनी बेटी को। और बेटी को कौन सी पोजीशन में, किस में कन्वर्ट करेंगे? पुजारिन। ऑन अनदर ओकेजन नेबोनिडस मैन ब्रोड टू हिम अ ब्रोकन स्टैचू। देखो यहाँ पे एक अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट की बात बताई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्कियोलॉजी अभी हो रही है, पुरानी हिस्ट्री के बारे में लोग अभी जान रहे हैं, नहीं, पुराने टाइम पे अब नेबोनिडस ने कुछ एग्जीक्यूशन कराई, पुरानी चीज़ें ढूंढी, तभी उन्होंने ये बताया ना कि इस तरह की कोई प्रीस्ट की पिक्चर इमेज उनको मिली है। तो सिमिलरली नेबोनिडस के एक आदमी जो थे वो क्या लेके आए? एक ब्रोकन स्टैचू, एक टूटा हुआ स्टैचू इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ सारगन। तो उसके ऊपर क्या नेम लिखा था? सारगन। कौन थे सारगन? किंग ऑफ अक्कड़। और किस टाइम पे? 20
370 2370 BC मीन्स इतना और ज़्यादा पुराने टाइम पे ये चले जाते हैं। Nabonidus and indeed many intellectual had heard of this great king of remote times। तो पुराने टाइम पे, बुरे टाइम पे नेबोनिडस और उनके जो अदर उस टाइम पे जितने भी जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उनका नाम सुना था कि सार्गन किंग जो थे अक्कड़ के वो बहुत महान किंग थे। नेबोनिडस फेल्ट ही हैड टू रिपेयर द स्टैचू। अब नेबोनिडस को ये रियलाइज हुआ, फील हुआ कि उसे इस स्टैचू को क्या करना चाहिए, उसे रिपेयर करवाना चाहिए। बिकॉज ऑफ माई रेवरेंस फॉर द गॉड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर किंगशिप। अब उन्होंने कहा कि मैं जो अपनी जो मेरी जो डिवोशन है गॉड्स के लिए और जो किंगशिप के लिए जो रिस्पेक्ट है, ही राइट्स। अब उन्होंने कहा कि इन अपने जो किंगशिप के लिए जो मेरी रिस्पेक्ट है उसके उसी के अकॉर्डिंग, उसके रेफरेंस में मैंने किंग के अपने लोगों को क्या ऑर्डर दिया कि ये जो किंग है, किंग ऑफ सार्गन, इनके स्टैचू को रिपेयर कराया जाए। आई समन्ड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड रिप्लेस्ड द हेड। तो उन्होंने जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे उनको बुलाया एंड क्या ऑर्डर दिया कि हेड को, किंग ऑफ सार्गन का जो हेड है उसे रिप्लेस किया जाए। So with this our chapter first completed. This is timeline. Learn this timeline also. It is also important in history. So 7000 BC 7000 BC to 6000 BC क्या हुआ था? Beginning of agriculture in the northern Mesopotamian plains। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बिगनिंग होती है। 5000 BC अर्लीस्ट टेम्पल इन सदर्न मेसोपोटामिया बिल्ट। सबसे पहले जो टेम्पल थे वो कब बने थे? 5000 BCE में। 3200 BCE 3200 BCE फर्स्ट राइटिंग इन मेसोपोटामिया, सबसे पहले जो राइटिंग हुई थी। 3000 BCE उरुक डेवलप्स इनटू अ ह्यूज सिटी इंक्रीजिंग यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स। तो 3000 BCE में ब्रॉन्ज टूल को यूज़ करने लगे थे उरुक में और एक बड़ी सिटी बन गई थी। 2700 to 2500 BCE अर्ली किंग्स इंक्लूडिंग पॉसिबली द लेजेंडरी रूलर गिलगमेश। तो ये टाइमलाइन है जिसमें गिलगमेश जो रूलर थे उनको भी इंक्लूड किया गया है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2600 BCE डेवलपमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है वो कब डेवलप होती है? 2600 BCE में। उससे पहले क्या थे? सिर्फ साइंस थे, साइन जो होते हैं सिर्फ वो थे। 2400 BCE रिप्लेसमेंट ऑफ सुमेरियन बाय अकेडियन। अब 2400 BCE में सुमेरियन जो है वो अकेडियन से रिप्लेस हो गई थी। 2370 BCE सार्गन का जो टाइमलाइन अभी हमने पढ़ा, किंग ऑफ अक्कड़ जो थे। 2000 BCE स्प्रेड ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग टू सीरिया, टर्की एंड इजिप्ट। मरी एंड बेबीलोन एमर्ज एज इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर्स। सो ये जो टाइम है क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो है वो स्प्रेड होती है सीरिया, टर्की और इजिप्ट तक। मरी और बेबीलोनिया जो है वो इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर्स बन जाते हैं 2000 BCE में। 1800 BCE मैथमेटिकल टेक्स्ट कंपोज्ड सुमेरियन नो लॉन्गर स्पोकन। तो 1800 BCE में अभी हमने पढ़ा कि मैथमेटिक्स टेक्स्ट जो है वो कंपोज की गई, लेकिन सुमेरियन अब जो है वो बोली नहीं जाती थी, ऑल्दो पढ़ाई जाती थी। 1100 BCE एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द असीरियन किंगडम जो है वो बनता है असीरियन किंगडम। 1000 BCE यूज ऑफ आयरन। 720 to 610 BCE असीरियन एम्पायर। तो ये असीरियन एम्पायर का टाइमलाइन गिवन है। 668 to 627 BCE रूल ऑफ असुरबैनीपाल। 331 BCE अलेक्जेंडर कनकर्स बेबीलोन। तो ये अलेक्जेंडर का टाइम था जब उन्होंने बेबीलोन को कनकर किया। फर्स्ट सेंचुरी CE अकेडियन एंड क्यूनिफॉर्म रिमेन इन यूज। अकेडियन और क्यूनिफॉर्म जो थी अभी तक यूज में थी। 1850s डिसाइफरमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया, उसे समझा गया, पढ़ा गया। डिसाइफरमेंट क्या होता है? रीड एंड राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड, समझना, पढ़ना, उसकी स्क्रिप्ट को समझना कि किस लैंग्वेज में ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, कोई किस स्क्रिप्ट में ये लैंग्वेज लिखी गई है, एवरीथिंग। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को उन्होंने डिसाइफर किया, उसे
रीड किया, उसे समझा. So with this our chapter is completed. After reading of this chapter, do these exercise questions by your own. So with this our first chapter completed. In next video we will start chapter 2. So with this, have a nice day to everyone. Bye.